तो भाइयों जोरदार स्वागत है आपका एक और वीडियो में ऑफ द 20 डेज प्लेज। हम लोग लगभग ये चैप्टर खत्म कर चुके हैं। मीडियन हम लोगों ने खत्म किया था इन द प्रीवियस वीडियो। मीडियन के बाद मुझे बताना है पार्टीशन वैल्यूज। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाइयों मीडियन जो है ना वो निकलता है ऑजाइव के थ्रू। तो तुम लोग इसे याद रख सकते हो बाय द नेम ऑगी एंड द कॉकरोचेस, क्योंकि ऑजाइव और ऑगी काफी हद तक सिमिलर लगते हैं। तो मीडियन निकलता है भाइयों यूजिंग ऑजाइव। ऑजाइव क्या होता है मैं बनाकर दिखाऊंगा। और मीडियन के साथ साथ ऑजाइव से निकलती है पार्टीशन वैल्यूज। अब ये पार्टीशन वैल्यूज क्या होती है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखो ऑजाइव में दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आएंगी, एक आएंगी मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक आएगी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो कहलाता है मीडियन। तो भाइयों मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है मीडियन। और इस पूरे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ऑजाइव। ऑजाइव से ना सिर्फ मीडियन निकलता है बल्कि निकलती है सारी की सारी पार्टीशन वैल्यूज। अब ये पार्टीशन वैल्यूज क्या है वो डिस्कस करते हैं। देखो भाइयों मैंने बनाई एक लाइन। अगर इस लाइन को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक बनाता हूं हिंदुस्तान और एक बनाता हूं पाकिस्तान, तो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा मीडियन। तो दोस्तों मैंने एक लाइन बना दी है, इस लाइन को डिवाइड करते हैं हम लोग दो पार्ट्स में। जो बीच वाला पॉइंट होगा वो होगा मीडियन। मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है। अब मुझे इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है बल्कि डिवाइड करना है इनटू 4 पार्ट्स। तो देखो भाई लाइन के 4 हिस्से करने के लिए, 4 क्वार्टर्स बनाने के लिए मैंने लाइन में 3 बड़े बड़े इंटरसेक्शंस बनाए। तो जो पहला इंटरसेक्शन है वो कहलाएगा Q1, जो दूसरा है वो कहलाएगा Q2 और जो तीसरा है वो कहलाएगा Q3। और 3 क्वार्टर्स के बाद किसी की कोई कैपेसिटी नहीं बचती, तो इसके बाद कोई भी क्वार्टर नहीं होता। तो यहां पे मैंने लाइन को डिवाइड कर दिया इनटू 4 पार्ट्स। देयर विल बी 3 क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 और Q3। तो भाइयों मैंने एक और लाइन बना दी। मुझे इसे डिवाइड करना है 10 इक्वल पार्ट्स में। तो मैं इस लाइन को डिवाइड कर देता हूं 10 इक्वल पार्ट्स में। इसके लिए मैं 9 खड़ी लाइनें बनाऊंगा। अगर तुम लोग चेक करोगे तो 9 जब मैंने वर्टिकल लाइंस बनाई है तो उससे 10 हिस्से हो गए। और इन 9 लाइंस को जो मैं नाम दूंगा वो दूंगा डेसाइल 1, डेसाइल 2, डेसाइल 3 एंड सो ऑन। अब फिर से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। मुझे इस लाइन को डिवाइड करना है अब 100 पार्ट्स में। 100 पार्ट्स वे टू मच। इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी 99 वर्टिकल लाइंस। तो मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि इतना टाइम पास मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें अगला अटेम्प्ट देना है सीए फाउंडेशन का तो आराम से घर पे बैठ के टिकटा का टिक टिक करो। आई एम नॉट इन फॉर दैट। तो मैंने बना दी एक और लाइन। इस लाइन को मैं डिवाइड करूंगा 100 इक्वल पार्ट्स में। जब मैं इस लाइन को डिवाइड करता हूं इनटू 100 इक्वल पार्ट्स तो मुझे मिलता है परसेंटाइल्स। तो मैं लिख देता हूं। तो ये लाइन 100 हिस्सों में डिवाइड हो गई, ऐसा तुम लोग मान लो। अगर नहीं मान रहे हो तो गिन के देख लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जो मेरा बीच वाला पॉइंट है वो कहलाएगा परसेंटाइल 50। अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो भाइयों मेरे पास एक पीस ऑफ प्लेन पेपर, अगर मैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है मेरा सेंटर। मैं इस सेंटर को थोड़ा सा फाड़ देता हूं ताकि हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए। अब एक काम करता हूं, इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं एंड लेट मी मेक क्वार्टाइल्स। तो अगर मैंने इस पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो भी अभी भी मेरा सेंटर सेम पॉइंट है। एक काम करता हूं, इस लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अगर मैंने इस पीस ऑफ पेपर को 10 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया तो भी तुम लोग देख सकते हो मेरा सेंटर ही है। इसका मतलब है कि चाहे कितने भी हिस्से कर दो सेंटर ही रहेगा। सेंटर विल रिमेन सेंटर। अगर मैं यहां खड़ा हूं, अगर मेरे इस साइड 50 लोग खड़े और इस साइड 50 लोग खड़े और अगर वो 50-50 ना भी खड़े हो, सॉरी, अगर मेरे इस साइड 50 लोग खड़े, इस साइड 50 लोग खड़े और बीच में मैं खड़ा हूं, सो आई एम दी सेंटर।
अगर इधर से 20 हटा दिया और इधर से भी 20 हटा दिए तो भी आई विल रिमेन द सेंटर। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लाइन के कितने हिस्से हो रहे हैं, सेंटर विल रिमेन सेंटर। इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास, मीडियन इक्वल टू क्वार्टाइल 2 इक्वल टू डेसाइल 5 इज इक्वल टू परसेंटाइल 50। यानी कि अगर तुम्हारे पास क्वार्टाइल 2 है तो तुम्हारे पास डेसाइल 5 भी है और परसेंटाइल 50 भी है और मीडियन भी है। तो बस सवाल इतना सा है कि ये पार्टीशन वैल्यूज निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला बता रहा हूं, नोट डाउन करो। तो भाइयों जो बड़ा सा फॉर्मूला है वो है सीक्वेंस मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय या तो 4 या तो 10 या तो 100 और सबसे ऊपर लिखा हुआ है टर्म। तो याद रखना जो बड़ा फॉर्मूला है वो है सीक्वेंस इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, 10 या फिर 100 टर्म। बिकॉज ये आंसर नहीं है, ये वाली टर्म हमारा आंसर होगी। मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। तुम्हें एक सीरीज दे दी है इन द एग्जाम, अब तुम्हें इस सीरीज से निकालना है क्वार्टाइल 3, तुम्हें इस सीरीज से निकालना है क्वार्टाइल 3, डेसाइल 5 और परसेंटाइल 77। तो चेक करो हम लोग कैसे आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहला रूल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो। तो स्टेप 1, मैं सीरीज को जमा देता हूं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने सीरीज को जमा दिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद तो मैंने सीरीज को जमा दिया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद मैं लगाऊंगा मेरा बड़ा वाला फॉर्मूला। सबसे पहले मुझे निकालना है क्वार्टाइल 3। तो क्वार्टाइल 3 में सबसे पहले मेरे पास सीक्वेंस मुझे कौन सा क्वार्टाइल निकालना है, क्वार्टाइल 1, 2 या फिर 3? क्वार्टाइल 3। इसका मतलब है सीक्वेंस हो जाएगा मेरा 3। तो मेरा क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला बनेगा 3 इंटू n+1। बताओ कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 7+1 डिवाइडेड बाय 4 करूं, 10 करूं या 100 करूं? मैं क्वार्टाइल में डिवाइड कर रहा हूं इसलिए मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 4 और इस सब के ऊपर आएगा टर्म। तो चलो 7+1 8, 8/4 2, 2 इंटू 3 सिक्स्थ टर्म। तो मेरा क्वार्टाइल 3 होने वाला है सिक्स्थ टर्म। याद रखना 6 मेरा आंसर नहीं है, सिक्स्थ टर्म मेरा आंसर है। तो चेक करो मेरी सिक्स टर्म कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो मेरा क्वार्टाइल 3 आने वाला है 16। तो क्वार्टाइल 3 हम लोगों ने निकाल लिया दोस्तों। अब हम लोग निकालते हैं डेसाइल 5। डेसाइल 5 में सीक्वेंस क्या होगा? 5, बिकॉज हम लोग पांचवा डेसाइल निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू एन कितना है 7, 7+1 और डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे 10 क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं डेसाइल और पूरे के ऊपर आएगा टर्म। तो मेरा D5 हो जाएगा 5 इंटू 0.8 यानी कि फोर्थ टर्म। तो देखो मेरा फोर्थ टर्म क्या है, मेरा फोर्थ टर्म है 9। तो मेरा D5 हो जाएगा 9। बहुत आसान है पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करना। एक आखिरी पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, परसेंटाइल 77। परसेंटाइल 77 में सीक्वेंस है 77। तो 77 इंटू एन है मेरा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 100th टर्म। तो 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 77, मेरे पास आंसर आता है 6.16 टर्म। तो जब भी कोई भी टर्म डेसिमल में है तो इतना याद रखना, जो होल टर्म है यानी कि 6.16 में 6 टर्म तक तो आंसर जाएगा ही जाएगा। तो जो 6 टर्म है उसकी वैल्यू रख देना, प्लस आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल। करके दिखाता हूं। तो P77 की तुम्हारी वैल्यू आएगी 6 टर्म की वैल्यू। तो भाइयों मैंने P77 का फॉर्मूला लिख दिया, 6th टर्म की वैल्यू प्लस 7 टर्म माइनस 6 टर्म मल्टीप्लाई बाय डेसिमल विच इज 0.16। तो आओ वैल्यूज निकालते हैं। 6 टर्म की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6। 6 टर्म की वैल्यू है 16। 16 प्लस 19 माइनस 16 इंटू 0.16। तो 19 माइनस 16 इंटू 0.16, तो 16.48 मेरा आ गया है आंसर।
तो बहुत आसान है, अगर कोई भी डेसिमल में टर्म आ जाए तो जो होल टर्म है वो लिख देना, प्लस करना आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल पोर्शन। सपोज मुझे निकालना होता 3.8 टर्म, तो मैं लिखता थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म मल्टीप्लाई बाय 0.8। ऐसे में हर एक पार्टीशन वैल्यू निकाल सकता हूं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था ऑन द पार्टीशन वैल्यू, हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं हो रहा हूं गायब। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है थर्ड डेसाइल। बहुत सारी वैल्यूज दे रखी है, सबसे पहले सारी वैल्यूज को लगा लो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मैं लगाता हूं फॉर्मूला। तो d3 इज इक्वल टू 3 इंटू n प्लस 1। n मेरा कितना होगा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 टर्म। तो मेरा d आ जाएगा 2.7 टर्म। 2.7 टर्म यानी कि सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड टर्म कितनी है, सेकेंड टर्म है 10 प्लस 11 माइनस 10 इंटू 0.7। तो मेरा आंसर आ जाएगा 10.7। तो बहुत आसान है कोई भी पार्टीशन वैल्यू निकालना। तो इसी के साथ आपका पार्टीशन वैल्यू भी हो जाता है खत्म। एंड लेट्स मूव ऑन टू वन लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका नाम, तो भाइयों अब आ गए हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के आखिरी कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है मोड। सवाल यह है कि जब मीन था, मीडियन था, तो ये मोड क्यों आ गया भाई? क्या सिलेबस बढ़ाने के लिए मोड डाला गया? तो एक सिंपल सा लॉजिक है, अरिथमेटिक मीन हाइपोथेटिकल होता है। अगर रेखा को 5 मार्क्स है और जया को 2 मार्क्स है, तो मैं इन दोनों का एवरेज निकालूं तो 3.5 आएगा। 3.5 मार्क्स ना हेमा को आए हैं, ना रेखा को आए हैं, ना जया को आए हैं, यानी ये 3.5 हाइपोथेटिकल है। तो अगर मैं कपड़े की दुकान पे मीन निकालने जाऊंगा तो हो सकता है मेरे कपड़े का साइज कुछ ऐसा निकले, हाफ एक्सएल, 2S, हाफ एम, एटसेट्रा एटसेट्रा। भैया साइज या तो एक्सएल होता है या फिर एम होता है या फिर एस होता है, ये हाफ एक्सएल 2S कोई साइज नहीं होता। तो भाइयों तुम हर जगह मीन नहीं निकाल सकते, कई बार तुम्हें मोड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मोड हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। जैसे एम में 3 बच्चे होते थे, मीडियन में 3 बच्चे होते थे, वैसे मोड में भी 3 बच्चे होते हैं, एक इंडिविजुअल, फिर डिस्क्रीट और फिर कॉन्टिन्यूस। तो आओ एक एक करके तीनों के फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो भाइयों मैंने मोड के तीनों फॉर्मूले लिख दिए। इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो कहलाता है मोड। डिस्क्रीट में जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाता है मोड। और कॉन्टिन्यूस में तुम्हें लगाना पड़ेगा एक छोटू सा फॉर्मूला। ये तीनों चीजें एक एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन दे दिए, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 6, 8, पता नहीं क्या क्या। मुझे बताओ इसमें मोड क्या है? इंडिविजुअल सीरीज है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो मोड हो जाएगा। तो यहां पे मोड होने वाला है 2, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन दिस सीरीज। फिर से बोल रहा हूं, 2 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन दिस सीरीज। तो मोड हो गया 2। अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूंगा तो x के साथ f भी आ जाएगा। तो x सपोज मैंने लिखा 2, 4 और 6, f लिखा 8, 10 और 7। तो बताओ मोड क्या है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 10, उसके आगे ऑब्जर्वेशन है 4, तो मेरा मोड भी हो जाएगा 4। इसके अलावा कॉन्टिन्यूस सीरीज में x की क्लास इंटरवल दी होंगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी, और तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ मोड क्या है। तो मैंने एक और एग्जांपल लिख दिया, एग्जांपल नंबर 3। यहां पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और तुम्हें निकालना है मोड। तो 2 चीजें, सबसे पहले निकालो मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास निकालने के बाद तुम्हें लगाना है वो छोटू सा फॉर्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हो, जस्ट बाय मेकिंग ए स्मॉल निमोनिक। 10/102, बहुत सिंपल है, 10/102 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो इसको याद रख सकते हो, 10/102 L1 प्लस करना है और H से मल्टीप्लाई करना है।
बोडमास रूल याद रखना, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद ही एडिशन होगा, तो पहले ऐड मत कर देना और उसके बाद मल्टीप्लाई मत करना, इतनी समझदारी तुम में होनी चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं निकालता हूं मॉडल क्लास। मेरी मॉडल क्लास वो होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी। तो चेक करो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 30, 30 के सामने वाली जो क्लास होगी वो कहलाएगी मॉडल क्लास। तो यहाँ 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली क्लास है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 20 से 30। मॉडल क्लास नहीं है भाई, मॉडल क्लास है, याद रखना। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मॉडल क्लास की। तो 20 से 30 होगी मॉडल क्लास। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो जो मॉडल क्लास निकलती है ना उसकी लोअर लिमिट कहलाती है L1, तो मेरा 20 हो जाएगा L1। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो कहलाती है F1। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 है तो उसके पीछे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F0। तो 20 मेरा हो जाएगा F0 और उसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F2। और क्लास लेंथ कितनी है? 10। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। M0 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 माइनस 20 इंटू 10। तो चलो सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 40 यानी कि 20 इंटू 10, तो तुम्हारा आंसर आएगा 25। ये तुम्हारा मोड है 25, बहुत आसानी से निकल गया। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तुमको कसम है उसकी, ये फॉर्मूला रिपीट करना है। L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जिसने रिपीट नहीं किया वो। तो अब मोड में ज्यादा प्रॉपर्टीज है नहीं, एक ही प्रॉपर्टी है मोड की जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोड इज नॉट यूनिकली डिफाइंड। मतलब एक से ज्यादा मोड एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोड यूनी मॉडल भी हो सकता है, बाय मॉडल भी हो सकता है और मल्टी मॉडल भी हो सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं इट इज नॉट, तो मैंने ऐसी कोई सीरीज दे दी और मैंने पूछा बताओ मोड क्या है, तो यहां पे 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 3 भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहां पे एक नहीं 2 मोड आएंगे। तो यहां पे मोड होने वाले 2 और 3। अगर मान लो मैं 6 भी 3 बार रिपीट कर दूं तो यहां पे फिर 3 मोड हो जाएंगे, 2, 3 और 6। तो जब एक मोड होता है तो उसको बोलते हैं यूनी मॉडल, जब 2 मोड होते हैं तो उसको बोलते हैं बाई मॉडल, और जब 2 से ज्यादा मोड होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी मॉडल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखने। और भाइयों ये चीज याद रखना कि मोड हमेशा कैलकुलेट होता है हिस्टोग्राम से। जैसे मीडियन कैलकुलेटेड होता था ओजाई से, वैसे ही मोड कैलकुलेट होता है हिस्टोग्राम से। मीन की कोई भी ग्राफिकल मेथड नहीं है। मैंने कोई मेथड बताई क्या कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है? सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड बताई है, ग्राफिकल मेथड नहीं बताई। तो याद रखना कि मीन की कोई भी ग्राफिकल मेथड नहीं होती। मीडियन की ग्राफिकल मेथड होती है ओजाइव और मोड की ग्राफिकल मेथड होती है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम तुमने लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी देख लो। ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, वो गाना तुमने सुना ही होगा, ऊंची है बिल्डिंग। तो देखो ये कहलाता है हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम में जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, यानी जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट लेके राइट में मिला दो और उसका राइट हैंड साइड वाला पॉइंट लेके लेफ्ट में मिला दो। जो बीच वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो ये बीच वाला पॉइंट कहलाएगा मोड। तो बहुत आसान है, मोड इज कैलकुलेटेड यूजिंग हिस्टोग्राम। तो लिख लेते हैं इसको चैंपियंस वाले चार्ट में। मतलब ये चार्ट इतना बड़ा हो गया कि पेज बस अब रो ही देगा, बोलेगा यार कितना लिखोगे, दूसरा यूज कर लो। इतना बड़ा ये चार्ट हो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर 20 चार्ट से पूरी एग्जाम निकलती है तो भाई वो 20 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वन अमंग दोस चार्ट्स चैंपियन वाला चार्ट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, मैं होता हूं, तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तब तक के लिए मैं हो जाता हूं गायब। तो क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पर, तुम दिमाग लगाओ, सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं हो रहा हूं गायब। तो देखते हैं क्वेश्चन, इफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल देन व्हिच विल डज नॉट एग्जिस्ट।
अगर सबकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो मोड कैसे निकालेंगे? सभी के सभी तो मोड हो गए, तो मोड निकालने का मतलब ही क्या हुआ? तो अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो पेपर फाड़ देना, बोलना मोड निकल ही नहीं सकता भाई। कैसा क्वेश्चन है ये? आंसर है बहुत सिंपल, मोड। अगला सवाल देखते हैं, बहुत आसान है। डैश इज यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग द साइज ऑफ डिजाइन क्लोथ्स। ये मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, अगर वहां मीन लगा दिया तो तुम्हारा एवरेज निकल के आएगा हाफ एक्सएल 2S। ऐसा कौन सा साइज है भाई दुनिया में, मैंने तो आज तक नहीं पहना। तो हाफ एक्सएल 2S ये कोई साइज नहीं होता, तो यहां पे कैलकुलेट होगा मोड, क्योंकि मोड रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। तो भाइयों मोड इसी के साथ हो जाता है खत्म। एक बार चेक करते हैं कि आज हम लोगों ने पढ़ा के। लेट्स रिवाइंड। तो भाइयों हम लोगों ने शुरुआत की थी विद द पार्टीशन वैल्यूज, डेसाइल निकालना सीखा, क्वार्टाइल निकालना सीखा, परसेंटाइल निकालना सीखा, साथ में ये भी देखा कि सेंटर मूव नहीं होता चाहे कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फिर हम लोगों ने पढ़ा मोड, मोड में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज थी। फिर पढ़ी मोड की दो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी कि मोड जो है वो मल्टी मॉडल भी हो सकता है, यानी यूनिकली डिफाइन नहीं है, और मोड निकलता है हिस्टोग्राम से। तो फाइनली हम लोग मोड खत्म कर चुके और सेंट्रल टेंडेंसी का एक और मेजर हो गया खत्म। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप की, पर वो रिलेशनशिप तुम्हारी नहीं होने वाली ना मेरी होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट मत होना। वो रिलेशनशिप होने वाली है मीन, मोड और मीडियन की। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।